हाँ, वेलकम टुडे। आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिक्स, जीव सांख्यिकी। तो बेसिकली बायोस्टैटिक्स क्या है? बायोस्टैटिक्स से पहले हम बात करेंगे स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स एक मैथमेटिकल ब्रांच है, मैथमेटिकल डाटा को कंट्रोल करती है। तो इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग जो हुई थी, थोड़ी सी हम हिस्ट्री में बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो बायोस्टैटिक्स की शुरुआत है, जो बायोस्टैटिक्स की ओरिजिन हुआ था, वो 70वीं सेंचुरी में हुआ था, 17वीं सदी में हुआ। तो उस समय लोग करते क्या थे स्टैटिक्स का? उस समय स्टैटिक्स का काम करता था पॉलिटिकल क्षेत्र में होता था। पॉलिटिकल क्षेत्र में कैसे होता था उस समय? कि उस समय आज के आधुनिक संसाधन नहीं थे सूचना तंत्र के। तो उस समय जो राजा थे, जो सम्राट थे, जो नवाब हुआ करते थे, वो अपना पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेटस की स्टडी के लिए अलग अलग प्रकार के डाटा को स्टडी किया करते थे, कलेक्ट किया करते थे। जैसे कि किसी राजा के पास कितनी आर्मी है, कितने हॉर्स पावर है, यानी कि कितने घुड़सवार हैं, कितने हाथी हैं, कितने तोपे हैं, कितनी उनके पास ज़मीन है, कितने महल हैं, कितनी उनकी पॉपुलेशन है, किस तरीके का उनके रहने का स्टेटस है, ये सब स्टडी उस समय हुआ करती थी। जिससे एक टर्म आया था स्टेट। तो स्टेट मतलब पॉलिटिकल स्टेट है। तो वहाँ से इस वैल्यू को ज्ञात किया गया। और दूसरा शब्द आता है डेटम। जो डेटम शब्द है बेसिकली वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे निकल के आता है डाटा, यानी कि पॉलिटिकल डाटा। पॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफिक, इकोनॉमिकली, मेडिसिनली, बहुत सारे क्षेत्र जो सोशल क्षेत्र है, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, इन सारे डाटा को उस समय इकट्ठा करा जाता था। उससे क्या होता था कि जितने भी राजा थे उस डाटा को कंपैरेटिव एनालिसिस द्वारा ये आंकते थे कि ताकतवर कौन है, कितना कौन ताकतवर है, और हमें उससे ज़्यादा ताकतवर करने के लिए क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें अपनी शक्ति पावर बढ़ानी चाहिए। तो उस समय इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। वहीं से टर्म ओरिजिन हुआ स्टैटिस्टिक्स, जिसे कहा जाता है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी बेसिकली क्या है? जो स्टैटिस्टिक्स ब्रांच है बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिकल ब्रांचेज है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिनका मैथमेटिकल स्टडी से हम जनरली नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे कि IQ, पॉपुलेशन, डिजीज, इन सारी बहुत सारी चीज़ों को सर्वे करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करने के लिए जो डाटा इकट्ठा किया जाता था, डाटा को टेबलाइजेशन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम कहें स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा, टेबलाइजेशन, एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स ब्रांच। तो वहाँ से स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हुआ। तो स्टैटिस्टिक्स के इसके बहुत सारे लोग थे जिनका स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच को वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया के लेवल पर डेवलप करने का जो उनका श्रेय जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट हुई थी, वो जो पायनियर वर्कर थे स्टैटिस्टिक्स के, वो थे जॉन गन। 1622 1674 तक उन्होंने काम किया, इस समय ओरिजिन हुआ था। विलियम पिटी थे, ब्लेसी पास्कल थे, पेरियोड डी फॉर्मेट थे। ये दोनों जो थे, इन्हें मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। उन्होंने मॉडर्न लेवल पर मॉडर्न डाटा को अलग अलग तरीके पे काम शुरू किया था। बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे। तो फिर एस्ट्रोनॉमी के लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का काम शुरू किया। तो पेरियोड, फेवेन, लैप्लास, कैरी, फेंड्रेस, गाइस, ये लोग जो थे बेसिकली एस्ट्रोनॉमी को लेकर काम करते थे। तो उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग था वो एस्ट्रोनॉमी में किया था। दूसरा हमारा जो बायोस्टैटिक्स में जो प्रयोग हुआ था, तो सबसे पहले बायोस्टैटिक्स का प्रयोग एडोल्फ पाल्टे और फेनरिस गाल्टन ने स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट किया। और यहीं से अगर देखा जाए तो बायोस्टैटिक्स की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हम बताते हैं कि जो फादर ऑफ बायोस्टैटिक्स फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। गाल्टन ने सबसे पहले जो था बायोस्टैटिक्स की शुरुआत की थी। जो जेनेटिक्स था, यानी कि मेंडल, फादर ऑफ मेंडल का जो स्टडी थी, जो काम था, वो भी बायोस्टैटिक्स
से ही रिलेटेड था। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मिनरल साहब को पुनः स्थापित करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने जो रिजल्ट आए थे जो उनके स्टडी के, उन रिजल्ट को फिर से बायोस्टेटिक्स के आधार पर ही स्टडी किया था। तो दूसरे हमारे थे चार्ल्स डार्विन साहब भी थे, उन्होंने भी इस पर स्टैटिस्टिकल पे बहुत सारा काम करा था, उसके थ्रू बहुत सारी स्टडी की थी। अब थोड़ा पता चलते हैं कि भारत में, इंडिया में जो स्टैटिस्टिक्स की उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इंडिया में जो कुछ कंट्रीब्यूटर्स रहे जिनका स्टैटिस्टिक्स में कंट्रीब्यूशंस है, और इनके साथ साथ बहुत सारी दूसरी ब्रांचेज में है, C.R. राव, नेत्रा बासु, जयंत के घोष, कांतिलाल मातिया, K.C. श्रद्धान पिल्लई, प्रणब के सेन, प्रशांत चंद्रा महालोनिवास, इनके नाम पे बेसिकली एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कोलकाता में 1931 में स्थापना की गई थी। और P.C. महालोनिवास को ही फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। फिर राघव राज बहादुर, राजचंद्र बसु, सवेरेंद्र नाथ राय, जो हमारे टॉप 10 इंडियन स्टैटिस्टिक्स में है, और इनका इंडियन स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो महालोनिवास थे, उन्हीं के नाम पर 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो 28 जून को हुआ था, और उनकी जो डेथ हुई थी वो 29 जून को हुई थी, तो इसलिए इनके नाम पे मनाया जाता है। तो छोटी सी हिस्टोरिकल देखा जाए तो थोड़ा सा ये डाटा था जिससे आपको लाभान्वित हो सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आ सकता है। जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है वो आ सकता है फादर ऑफ बायोस्टेटिक्स फ्रांसिस गाल्टन, द नेशनल डे ऑफ स्टैटिस्टिक्स 29 जून, द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स प्रशांत चंद्रा महालोनिवास। ये 3-4 चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से करते क्या है। तो बात करेंगे हम स्टैटिस्टिक्स की, बायोस्टैटिक्स की। तो बायोस्टैटिक्स में क्या था, हमने बताया था स्टडी करते किस तरह से स्टडी करते थे। अब जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, आप हम सुबह सुबह पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर्स पढ़ते हैं, क्रिकेट हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल डाटा होती है, अलग अलग उसमें चीज़ होती है कि क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, पहले ईयर में क्राइम रेट कितना था, 10 साल पहले क्राइम रेट क्या था, पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे, आज का जनसंख्या घनत्व कितना है, पहले कितना था। ये बहुत सारा कंपैरेटिव एनालिसिस जो पेपर्स हैं, न्यूज़ पेपर्स हैं, समाचार हैं, इनमें ग्राफिकल कंपैरेटिव एनालिसिस के द्वारा प्रिपेयर किया। तो डाटा होता क्या है, जिसने बताया था इन पे नॉन न्यूमेरिकल, जैसे बहुत सारे IQ स्टडी करते हैं कि क्लास में हम जाते हैं, ये कितने क्लास में बच्चे हैं, उनकी IQ लेवल क्या है, तो इस डाटा को हम डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस IQ का हम एक मेजरमेंट असेसमेंट बनाते हैं, और उसमें हम मापते हैं कि इस एज से इतनी IQ जो नंबर देते हैं, उस नंबर को हम एक टेबलाइजेशन करते हैं, टेबल के आधार पर हम उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। या किसी एरिया में किसी पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, तो हम कैसे जानेंगे उनकी अमीरी और गरीबी का जो डाटा है वो लेवल हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इसको मेजरमेंट करने के लिए नॉर्मल स्केल नहीं है, 3 मीटर 5 मीटर जिससे कपड़ा नापते हैं। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए कुछ हमें वहाँ सिलेक्टिव चीज़ें, सिलेक्टिव डाटा को कलेक्ट करने के काम करेंगे। जैसे उनके घर में फ्रिज है नहीं है, नल है नहीं है, उनके घर में TV है नहीं है, उनके घर में मोटर बाइक है नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे डाटा होंगे जिनको हम पैरामीटर एक बनाएंगे, उन पैरामीटर को कलेक्ट करेंगे, और उन पैरामीटर के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये किसी मोहल्ले में, किसी नगर में कितने लोग हैं जिनके पास जो संसाधन की लेवल है, किस तरीके से किस लेवल पर। अब हम मान लेते हैं, अगर मान लो अभी हमने पॉपुलेशन स्टडी की किसी मोहल्ले में, तो हमने माना जिसके पास एक 4 व्हीलर है, 2 बाइक है, घर में फ्रिज है, AC है, पंखे लगे हुए हैं, कम बच्चे हैं, तो एक लेवल माले पैरामीटर है, अमीरी का पैरामीटर है। अब गरीबी का पैरामीटर मान लेते हैं, उसके घर में TV नहीं है, फ्रिज नहीं है, लोग ज़्यादा है परिवार में, फैमिली में, जो रहन सहन है वो भी निम्न स्तरीय है, या कैसे कपड़े पहनते हैं, किस लेवल पर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग कैसे रहन सहन है, उनका जो स्टेटस लेवल है
अमीरी गरीबी या जो रहन सहन का है, उसको हम उस डाटा के द्वारा जो हमने क्राइटेरिया फिट किया है हम पता कर सकते हैं। और उस डाटा के आधार पर हम पता कर सकते हैं, और उस डाटा के आधार पर ही सरकार जो है उन लोगों के जो रहन सहन का लेवल है, सोशल स्टेटस है, उसको अपग्रेड करने के लिए योजना बना सकती है और संसाधन जुटा सकती है और उनको सुविधा देकर उनके लेवल को मेंटेन कर सकती है। तो ये काम कौन करता है? बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू किया जाता है। दूसरा हम काम करते हैं कि मेडिसिन लेवल पर, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ब्रांचेज हैं जहां इसके द्वारा पर आज की डेट में कोई भी रिसर्च वर्क है विदाउट स्टैटिस्टिक्स संभव नहीं है। इसका जरूर कहीं ना कहीं हेल्प ली जाती है। तो हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को पहले क्या करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम बायोलॉजी की ब्रांचेज उसका यूज करते हैं तो कहलाती है बायोस्टैटिक्स। तो बायोस्टैटिक्स में जितनी ब्रांचें हैं बायोलॉजी की, जैसे साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एग्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, बहुत सारे साइंस की ब्रांचें हैं जिनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि साइंस की स्टडी के लिए, लिविंग चीज़ों की स्टडी के लिए इसको इसलिए हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहला काम इसमें होता है डाटा कलेक्शन, टेबलाइजेशन, एनालाइजिंग एंड रिप्रेजेंटेशन। इस कलेक्टिवली नोन है बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स का प्रयोग करते कहाँ हैं, जनरली कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं आज की डेट में। जैसे यहाँ एप्लीकेशन से है, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स इन जेनेटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, स्टैटिकल इकोलॉजी, स्टैटिकल इथियोलॉजी, इन फार्माकोलॉजी, इन कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ, इन एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड डेमोग्राफी। ये कुछ एरियाज हैं बायोलॉजी के जहां हम बायोस्टैटिक्स का प्रयोग करके इनका काम, इनसे स्टडी करने में हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात आते हैं जेनेटिक्स की बात हम करते हैं। जैसा मेंडल ने बताया था, उन्होंने क्लास कराया था टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट में, तो कितने प्लांट ड्वार्फ है, कितने टाल है, इनको स्टडी जो किया गया था वो बायोस्टैटिक्स के आधार पर किया गया था, उसका जेनेटिक्स में प्रयोग करते हैं। या उसके बाद अगली नेक्स्ट जनरेशन आई तो कितने प्लांट किस तरीके से मिलेंगे, उन प्लांट्स का जो रेशियो था वो इसकी हेल्प से लिया गया था, उसी से रिजल्ट बनाया गया था। दूसरा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं जैसे लीफ के कितने लीफलेट्स हैं, फ्रूट्स कितने हैं, फ्लावर कितने हैं, फ्लावर के अंदर कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल्स हैं, कितने स्टामिल्स हैं, गार्निशियम की संख्या कितनी है। तो जो स्टैटिकल जो स्टडी करते हैं इस कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि हो सकता है एक फैमिली के प्लांट में जो कैलेक्स कैरोला का रेशियो है, लीफलेट है, लीफ का रेशियो है, प्लांट की लेंथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरी कर सकती है। तो उस वेरिएशन को स्टडी करने के लिए हम इसमें भी बायोस्टैटिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में हम बात करते हैं, इकोलॉजी क्या है कि जिस एनवायरनमेंट में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ कोई प्लांट रहता है, वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप होता है, इसका इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी। ओकियास मींस घर, लॉजी स्टडी, यानी जो जहाँ रहने का आवास है, रहने का घर है, किस तरीके से रहता है। अब वहाँ ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के प्रति रिलेशनशिप जो है उसमें बायोलॉजिकल स्टडी किस तरीके से करते हैं। सीधी बात है कि नेचर से हमें क्या क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और हम नेचर को कितना रिवर्स कर रहे हैं। जैसे कि वाटर का हम यूज कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। अब जितना हम पॉल्यूट करते चले जाएंगे, एक टाइम आएगा हमें भी स्वच्छ वाटर मिलना बंद हो जाएगा, तो उसमें रिसाइकलिंग करेंगे। तो हम स्टडी करते हैं किस साल कितना कितना पानी हम खर्च कर रहे हैं, कितना पानी बचा है, आने वाले टाइम में बचेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उनको अनुसार योजनाएं बनती है कि हम वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से हमें करना चाहिए। दूसरा हमारा रिलेटेड है कि किसी शहर की एयर कितनी है, उसकी एयर क्वालिटी कितनी है, उसमें कितना पॉल्यूशन है, उसकी स्टडी करने के लिए अगर हम स्टडी करेंगे तो एयर जो कंट्रोल है या जो पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, एयर की क्वालिटी की, एयर में कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितनी, जो गैसों का रेशियो उसकी स्टडी करता है और उसको आधार पर गाइड किया जाता है कि उस शहर की, उस एरिया की जो एयर है वो हेल्दी है या नहीं है। हेल्दी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए, प्लांटेशन इंक्रीज करना चाहिए। तो वो सभी जो प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करने के लिए दूसरी योजनाएं बनाएंगे। तो उसमें इसका डाटा का प्रेजेंटेशन मिल जाएगा कि किस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, किसमें कम है। क्योंकि किसी शहर में पॉल्यूशन पूरी तरह एक से ऐसा नहीं होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं, पर्टिकुलर हॉट स्पॉट होते हैं जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कुछ एरिया में कम होगा। तो कम करने के लिए हम क्या आएगा, जब हम स्टडी करेंगे, पूरा करेंगे कि जिस एरिया में वाहन ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ वाहनों की संख्या को
कम करा जाए या जो जाने का रास्ते उन्हें डाइवर्ट किया जाए, तो वहाँ जो डेंसिटी है, जो एयर की पोल्यूशन की डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बहुत सारी योजनाएं हम बना सकते हैं कि पोल्यूशन किस तरीके से कम होगा, लेकिन वो योजना कब बनाएंगे जब वहाँ भी बहुत सारी कितने वहाँ वाहन जाते हैं, कितने टू व्हीलर्स हैं, कितने फोर व्हीलर्स हैं, कितने प्लांट हैं, कितनी पॉपुलेशन है, इन सबकी स्टडी करेंगे तभी हो सकते हैं। वो स्टडी किसके थ्रू हो सकती है? वो स्टडी हो सकती है बायोस्टेटिक्स के द्वारा, और फिर उसके द्वारा उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अगला हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इथियोलॉजी, जो ह्यूमन विज्ञान को स्टडी करते हैं। फिर आता है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी बहुत बड़ा एरिया है, इसमें हम मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में और हेल्थ के काम करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि कौन सी मेडिसिन कितना काम करती है, कौन सी मेडिसिन की कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी है, वो कितनी इफेक्टिव है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम दो पेशेंट लेते हैं, कोई मेडिसिन उनको देते हैं, दोनों पेशेंट को हम अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रखेंगे, एक पर्टिकुलर एयर प्रेशर, टेम्परेचर और रखेंगे, एक को दूसरे को रखेंगे, और फिर उनको हम एक साथ डोज देंगे। फिर हम देखेंगे उनमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, उनके अंदर डिजीज कितनी तेजी से सही हो रही है, उनकी क्वांटिटी को घटाएं बढ़ाएंगे, उनको इफेक्टिव देखेंगे। तो वो सारा हम देख सकते हैं कि ड्रग का इफेक्ट क्या है, कि कितनी नॉर्मली एक आइडियल कितनी क्वांटिटी दी जाए जब आदमी को अच्छा फायदा, क्योंकि अधिक दवा लेने से भी एक टाइम ऐसा होता है कि आप जब हम मेडिसिन ले लेते हैं तो काम करना बंद कर देती है। तो हम उस दवा की कितनी क्वांटिटी को दें कि एक आइडियल पर्सन को उसका इफेक्ट शो करे। तो उसका हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी में उसका स्टडी करते हैं। तो बहुत से बायोस्टेटिक्स का प्रयोग रहता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में किया जाता था। तो एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग में, चाहे वो रिसर्च किसी क्षेत्र की हो, जितने भी एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, उनके डिजाइनिंग में बायोस्टेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला कहते हैं कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो हमारा कम्युनिटी है, सामुदायिक है, जो लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें सबसे पहले एयर की प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम्स है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, स्कूल्स की प्रॉब्लम्स है, और जो हमारा जो नगर निगम्स है या जो नगर पालिकाएँ हैं, जो और सोसाइटीज़ हैं, किस तरीके से उनमें चीज़ें जो है गवर्नमेंट किस तरीके से उनका प्रेजेंट करे, उनका जो रहन सहन है, किस तरीके से जो स्टेटस है उसको मेंटेन करे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि डिजीज फैल जाती है, किस तरीके से क्या करा जाए, उसमें हम कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ में काम करेंगे। उसमें के द्वारा जो बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको काम करेंगे। अब छांटते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो शहर होता है उसमें हर वैरायटी के लोग रहते हैं, उसका स्टेटस बहुत लो होता है, मीडियम, अपर क्लास। तो हम देखते हैं अपर क्लास उस पर सब सुविधाएं होती हैं, मीडियम पर थोड़ी कम होती हैं, लोअर क्लास होता है उसके पास सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ पानी, साफ रहना, स्कूल, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो है ही, साथ साथ उसे भोजन, एजुकेशन और दूसरी संचार व्यवस्थाएं हैं जो उनको प्रोवाइड कराई जाए। किस तरीके से प्रोवाइड कराई जाए, उनका लेवल क्या है, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। तो बहुत सारी इन चीज़ों को करने के लिए सर्वे किए जाते हैं, और उस सर्वे के बाद उनका डाटा निकाला जाता है, और उस डाटा के आधार पर कितने लोग हैं जिनको मदद चाहिए, इनकी हेल्प की जाए, कितने लोग हैं नहीं है। और जो हेल्प की जाती है, किसी की नहीं की जाती है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, अपने पास से है, उसे पता है कि जो अपर क्लास है उससे हम इतना टैक्स ले लेंगे, तो उस टैक्स में से इनको इतना दे देंगे, तो इनका जो खाने का लेवल है, सर्वाइवल लेवल थोड़ा इंक्रीज करेगा। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टेटिक्स की बनते हैं। फिर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में ब्रांच आती है इकोनॉमी, फसल का उत्पादन, क्रॉप फिजियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें कि हमने कोई क्रॉप सोइंग की तो हम एक डाटा निकालते हैं कि अगर हमने 1 एकड़ खेत लिया, उसमें कितना सीड लगेगा, कितनी फर्टिलाइजर लगेगी, कितना वाटर लगेगा, कितनी लेबर लगेगी। जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो हम इसकी टेबल बनाते हैं, इतने पानी लगा, इतना वाटर लगा, इतनी फर्टिलाइजर, इतना सीड लगा। इसकी कास्ट हम निर्धारित करते हैं कि एक संभावित कास्ट करते हैं, इतनी कास्ट आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन हुआ कितना, फिर उस क्रॉप प्रोडक्शन जो हुआ, जो क्रॉप का उत्पादन हुआ, उसको मार्केट लेवल पे कितने पैसे का होगा। तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि कितनी लागत लगी, इतना उत्पादन हुआ, तो जो प्रॉफिट आएगा उसको माइनस करके आ जाएगा, तो हम उसमें स्टडी करते हैं कितना होगा। दूसरा एक ब्रांच और आती है, उसमें अगर हमने मान लो कि गाय ली है, गाय को हम चारा दे रहे हैं, भैंस ली है, उसे चारा खिला रहे हैं, मुर्गी है, उसे हम चारा खिला रहे हैं। अब उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उससे हमें क्या इनकम हो रही है, तो जो हमने लागत लगाई है उसको माइनस कर देते हैं, तो हम पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उन क्षेत्रों में स्टडी करने में काम आता है। दूसरा, हम कंपैरेटिव स्टडी एग्रीकल्चर कर सकते हैं कि एक फील्ड में हम बायो फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, एक में केमिकल फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, तो लागत की
क्वांटिटी की, क्वालिटी की जो कंपैरेटिव स्टडी है वो बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू की जा सकती है। अगली ब्रांच आती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इस समय सबसे हॉट सब्जेक्ट है, हॉट मैटर है सबसे, कि आजकल जो है जो हमारा एनवायरमेंट है बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, यानी कि हेल्थ हिजार्डस कंडीशन में आ चुका है। तो इसको कैसे मैनेज करा जाए। जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज हैं, जो हमारी बिग सिटीज हैं, उनके अंदर सॉलिड, बेस, लिक्विड एंड गैसियस सब तरीके का पॉल्यूशन हो रहा है। अब उसको मैनेज कैसे करा जाए, क्योंकि किसी तरीके को पॉल्यूशन को खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको केवल मैनेज किया जा सकता है कि सॉलिड में कौन कौन सा आता है। जैसे पॉलीथीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो पॉलीथीन कैसे मैनेज करा जाए। तो उस पहला डाटा को पता करना पड़ेगा कि पॉलीथीन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है और उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। उस पॉलीथीन में कौन सी पॉलीथीन ज़्यादा हार्मफुल है, कौन सी कम है, कौन सी वन टाइम है, कौन सी मेनी टाइम्स है, तो किस तरीके से यूज करा जाए, उसका मल्टी यूजेज क्या हो सकते हैं, रिसाइकलिंग क्या हो सकती है, इसकी स्टडी कर सकते हैं। पानी का वेस्टेज हो रहा है, पानी को कैसे रिसाइकिल करा जाए, कौन कौन चीज़ें हैं जो पानी का जो वेस्टेज है कम करा जाए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे और दूसरी चीज़ें हैं, उनकी जो स्टडी है। फिर दूसरी ईयर की है कि प्लांटेशन कितना किया जाए, या जो सॉलिड बन रहा है उसको फर्टिलाइजर में चेंज किया जाए, किस तरीके से उसको मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से कितनी लागत आएगी, कितनी लागत पब्लिक वसूल कर सकती है, कितनी गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, और बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इसके थ्रू स्टडी किए जाएंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड। फिर हमारा आता है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी मतलब इन सबसे जो डाटा हमें मिलेगा उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको डाटा को पूरा टेबलाइजेशन के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाएगा उसी का कहलाता है हमारा वो जो प्रेजेंटेशन होता है डेमोग्राफी में, वो मैप को थ्रू किया सकता है, ग्राफ के द्वारा किया जाता है, या दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको एनिमेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इस कारण डेमोग्राफी। तो देखा जाए बायोस्टैटिक्स जो है शुरू सुबह से लेकर शाम तक जो हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितना यूजेस करते हैं लाइफ में, जो भी इवेंट्स होते हैं, फिनोमेना जो इवेंट घट रहे हैं, चारों तरफ हो रहा है, उस सब में कहीं ना कहीं बायोस्टैटिक्स का यूज है, जो हमारी स्टडी में, हमारे अवेयरनेस में, हमारे प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम को सोल्यूशन में मदद करते हैं। तो हम एक बता दें कि जो बायोस्टैटिक्स है बेसिकली वो समस्याओं की, प्रॉब्लम्स को स्टडी करने का एक मेथड है, लेकिन उस प्रॉब्लम्स को समाप्त करने के लिए उसका सलूशन नहीं देती है, ये केवल स्टडी करती है। सलूशन के लिए में दूसरे माध्यम होंगे, तो इनसे जो डाटा मिलता है, इनसे जो रिजल्ट होता है वो एक संभावित डाटा होता है, एक्यूरेट डाटा नहीं होता है। तो बायोस्टैटिक्स का प्रयोग सर्वे और उनसे दूसरी चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन में इतना ही रहा। अब आगे की जो सीरीज होंगी वो बायोस्टैटिक्स के दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड होंगी।